Good afternoon. So this is the video that I'm preparing for keeping in mind your examination. Now tomorrow's examination in mind. So just have a look on the syllabus also. तो जो सिलेबस है इसको मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें कई मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4। तो जैसे मैं अभी ऑलरेडी एक मीटिंग भी ली थी मैंने क्लास जो गूगल मीट में, तो 2-3 लोग ही आ पाए, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए कंबाइंड वीडियो भेज दूँ और उस हिसाब से आप, क्योंकि टाइम भी कम है, तो मैं जल्दी से आपको ब्रीफली आपको बताऊँगा, उसके हिसाब से आपने टू द पॉइंट पढ़ना है। जैसे मॉड्यूल 1 कॉमर्शियल लॉज। कॉमर्शियल लॉज में 2-3 टॉपिक हैं जो आपने इम्पोर्टेंट हैं, जो पढ़ने हैं। पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, वो आ सकता है, जैसे मैं आपको मॉर्निंग में भी बता चुका हूँ कि सोर्सेस ऑफ बिजनेस लॉ इन इंडिया। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ बिजनेस लॉ इन इंडिया। उसमें मैंने आपको बताया था कि क्योंकि हमारा जो लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो बहुत पुराना है, मैं 1872 में बना था। यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि पिछले एग्जाम में मैंने देखा है कुछ लोगों ने 1972 लिखा था। You have to be very much aware, very much, you have to keep it in mind that the law is Indian Contract Act 1872। और यहाँ पे अगर आपको पूछा जाता है कि what are the sources of business law in India, तो नंबर 1 इंग्लिश लॉ। क्योंकि लॉ हमारे यहाँ जब 1872 में जब लॉ बना था, तब हम लोग ब्रिटिशर्स के अधीन थे। उसके अलावा है जुडिशियल डिसीजंस, जो जजेस के डिसीजन के बेस पे होता है, या हम ये कह सकते हैं केस लॉज। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो केस लॉज को ही हम कई बार साइड करते हैं कि उस केस में इस तरह का डिसीजन आया था, तो उसको जो है हम एक बेंचमार्क मानते हैं, और उसके बेसिस पे जो है लॉज बनते हैं। उसके अलावा है कस्टमरी लॉ या कस्टम्स, ठीक है, एंड इंडियन स्टैट्यूट्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है, ठीक है। और आप अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आपको दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ कि फर्स्ट एंड foremost essential of a Indian contract, essential of a essential of a contract is two parties। उसके बाद लीगल इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो मैंने आपको लास्ट तक बताया कि लास्ट का क्या है, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। तो ये आपको पढ़ना है। इसको किसी भी ढंग से पूछा जा सकता है कि इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या व्हाट आर दी अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या क्या हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको ये भी एग्रीमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है कि कितने तरह के एग्रीमेंट्स हैं। मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट्स आर 3 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स आते हैं। फर्स्ट इज सोशल, फिर डोमेस्टिक एंड फिर कॉमर्शियल। तो पहले एंड दूसरा जो एग्रीमेंट है वो जो है इन्फोर्सेबल नहीं है। व्हेन यू टॉक ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, the agreements which are social in nature and the agreement which are domestic in nature are not enforceable in the court of law. They are not enforceable, ठीक है। तो ओनली द थर्ड, कॉमर्शियल लॉ, कॉमर्शियल अग्रीमेंट
is the agreement which can be enforced in the court of law. और क्योंकि पहला और दूसरा जो है, पहला सोशल है, सोशल मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आज की डेट पे पॉलिटिशियन घर पे आ रहे हैं कि हमारे को वोट दो, हम आपको ये सब देंगे, लेकिन वो क्या है, जस्ट सोशल इन नेचर है, ठीक है, क्योंकि देर इज नो सच एग्रीमेंट। दूसरे में भी है, डोमेस्टिक है, घर के फैमिली में, ठीक है। तीसरा जब कॉमर्शियल की बात करते हैं तो कॉमर्शियल में जितने जो भी कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स है उनमें जो है कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, और you can say there must be a price, or in Latin term we can say that quid pro quo means of course लेने के मतलब कुछ लिया फिर बदले में कुछ दिया, तो समथिंग देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न। तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ एग्रीमेंट व्हिच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन मीन्स देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब कंसिडरेशन में अगर हम बात करते हैं तो देयर आर एक्सेप्शंस आल्सो, क्योंकि हम लॉ में जब बात करते हैं तो हमेशा एक्सेप्शंस भी हम उसकी भी बात कर सकते हैं, कि जैसे जो जैसे गिफ्ट में, आउट ऑफ लव अफेक्शन में कोई भी चीज हमें गिफ्ट मिलती है तो उसका उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसे मैं ऑलरेडी क्लास में था, ठीक है। तो देर इज अ एक्सेप्शन टू कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज तो जहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं है मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। उसके अलावा फिर जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसमें आपने पढ़ना है सेल, सेल मतलब जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, और दूसरा तरह का जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में 30 में जो बात करते हैं वो करते हैं बात एग्रीमेंट टू सेल, जो वो फ्यूचर डेट पे जिसका कोई एग्रीमेंट होता है और किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपने थोड़ा सा ये भी पढ़ लेना, हायर परचेज, प्लेस, मोर्टगेज, ये पढ़ लेना, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ कविटेंटर, मतलब लेट दी बायर बी, देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कविटेंटर, एंड वी कैन से दैट इन अदर टर्म्स लेट दी बायर बी। यहाँ भी एक्सेप्शन है कि अगर जो सेलर है उसकी इंटेंशन मालाफाइड है या वो अफसर धोखा देना चाहता है, अगर वो पाया जाता है तो ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। अदरवाइज डॉक्ट्रिन ऑफ कविटेंटर बोलता है कि जो बायर है उसको खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है अपने एक्ट के लिए, सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ कविटेंटर। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। तो जब तक आप सेलर को फुल पेमेंट नहीं करते हैं तब तक जो है सेलर अनपेड रहा, उसको अनपेड कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप उसको पेमेंट फुल नहीं करते हैं तो वो आपका जो गुड्स है उसको कहीं पे भी, इवन इन द ट्रांजिट ऑल्सो यू कैन स्टॉप, ठीक है। वो कौन करता है उसको परमिट, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में उसको परमिशन। इसके अलावा हमने एक और टॉपिक है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1882, उसमें आपने ये जरूर जानना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबिलिटी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो अभी तक तो मैं जो भी आपको पूछ रहा हूँ तो आप नेगोशिएबिलिटी, नेगोशिएबल का मतलब बता रहे हैं नेगोशिएट करना, नहीं, तो मैंने आपको बता दें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जो ट्रांसफरेबल बाय अ डॉक्यूमेंट, जो हम उसको नेगोशिएबल जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या क्या मोड ऑफ नेगोशिएबल हमारा है, उसमें मैंने बताया था आपको बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक, ठीक है। और उसकी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हो ही गए, चेक्स हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, ठीक है। ये आप इसको पढ़ लें। उसके बाद आता है मॉड्यूल 2 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, जो 1932 में। तो यहाँ पे आपको दो तीन चीजें याद रखनी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872,
सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1882, फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इसमें आपने आपको पता होना है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक प्रॉपर तरीका है, वो सिस्टम है, ठीक है। फिर कितने प्रकार के पार्टनर्स होते हैं, अगर पार्टनरशिप चलने के बाद फिर हम उसको डिसोल्यूशन कराना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, तो उसका एक सिस्टम, उसको पढ़ लेना, ठीक है। एक और है इसी में, इसी मॉड्यूल में, विच इज नॉन एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है। उसमें भी आप जो पार्टनर्स हैं उनके डेजिग्नेशन हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, और उसका कन्वर्जन इनटू एलएलपी, कि अगर हम किसी और टाइप की फर्म को एलएलपी में कर उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको डिसोल्यूशन कराना चाहते हैं। कई बार हम किसी पर्टिकुलर मकसद के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए उसको एलएलपी को रखते हैं, उसके बाद हम उसको डिसोल्यूशन करा देते हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें आता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है मॉड्यूल 3, विच इज कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले वाला जो कंपनीज एक्ट था 1956 था, जो कि 2013 में उसको रिपील करके कंप्लीट इसको 2013 में। और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनीज एक्ट 2013 में, उसकी कितने तरह की कंपनीज हैं, जैसे हम बात कर रहे थे क्लास में भी, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, है ना। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, उसमें आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना। तो इस सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत इसका सेबी भी पढ़ लेना, ठीक। और इसका लास्ट जो फोर्थ मॉड्यूल है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। कंज्यूमर की क्या राइट्स हैं, हु इज कंज्यूमर, एनीबॉडी हु इज कंज्यूम समथिंग इज ए कंज्यूमर, ठीक है। और कंज्यूमर कौन हो सकता है, ठीक है। पहले तो केवल खाने पीने की चीज़ों को उसमें रखा गया था, फिर धीरे धीरे इसका एम्बिट बढ़ाया गया। अब सर्विसेज भी इसमें आती हैं, जैसे बैंकिंग हो गई, कोई भी आप चीज़ें यूज़ करते हैं, सर्विसेज यूज़ करते हैं, वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। फिर उसके कंज्यूमर ग्रीवांसेस हैं, उसके कंप्लेंट्स हैं, उसको रेड्रेसल सिस्टम क्या है, ठीक है। तो उसका सीसीपीए हम बात कर रहे थे, उसके उसको भी पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर रेड्रेसल मैकेनिज्म एंड उसके फॉरम है, जैसे डिस्ट्रिक्ट फॉरम हो गया, स्टेट कंज्यूमर फॉरम हो गया, इवन सेंट्रल कंज्यूमर कमीशन हो गया, ये सब आपने इसमें पढ़ना है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इसके बाद देखता हूँ, अगर आपको कुछ और क्वेरी होगी मेरे को डालना, मेरे को मैसेज डालना, तो आई जस्ट ट्राई टू just send one more video on this, in a particular topic.